तो आज के फाइनली इस वीडियो में आप लोगों का 10 कमेंटों का जवाब हम पूरा कवर करेंगे। टोटल इस वीडियो में 10 कमेंट का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो ये 10 कमेंट जो था मेरे पास पड़ा हुआ था और बहुत हिट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कमेंट का जवाब हम दे दें, ठीक है। तो इस वीडियो में टोटल 10 कमेंट का 10 सवाल आप लोग का रहेगा और मेरा 10 सवालों का जवाब रहेगा, ठीक है। तो फाइनली वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके कमेंट किनका किनका सवाल था। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है दीपक लाल जी ने कमेंट किया है और इन्होंने पूछा है कि एक सिलेंडर आइसर इंजन का टाइफाइड ठोकर वीडियो बनाएं, टाइफाइड में कितना स्पेस रहता है वही बताएं, ठीक है। तो देखिए सर जी, आइसर ट्रैक्टर में एक सिलेंडर में, ठीक है, आपने टाइफाइड ठोकर यानी कि टाइफाइड सेटिंग के बारे में पूछा है कि उसका चिड़िया का कितना क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिलेंडर में 241 और 242, 241 242 ये दोनों आता है, ठीक है, समझ लीजिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक सिलेंडर में 241 और 242 आता है, ठीक है, एयर कूल्ड में, और उसका टाइफाइड क्लियरेंस सेम ही है दोनों का, और दोनों एक सिलेंडर में ही आता है और दोनों का एचपी भी सेम है। तो उसका इनलेट का 0.10 मिलीमीटर, चाहे 241 हो चाहे 242 हो, और एग्जॉस्ट का 0.15 मिलीमीटर क्लियरेंस देना है, चाहे 241 हो चाहे 242 हो, ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब तो क्लियर है। अब अगला सवाल किनका है, ये गुलाम जी ने किया है, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि भाईजान ट्रैक्टर का काम जैसे हम सीखते हैं तो क्या इसका बुक भी आता है हमें पढ़ने के लिए, आप बताएंगे तो आप भी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए सर, ट्रैक्टर थ्योरी का बुक बहुत सारा मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। ट्रैक्टर मैकेनिक थ्योरी का बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज में भी, हिंदी इंग्लिश, आप जो लैंग्वेज में लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा बुक, ठीक है। तो मार्केट में मिलेगा। और दूसरा जो इसका ट्रेड आता है ट्रैक्टर मैकेनिक का, एक ट्रेड आता है ITI के माध्यम से, ठीक है, तो वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं आपको मिलेगा, ठीक है। उसको लेकर आप बेसिकली जानकारी ट्रैक्टर के बारे में, थ्योरी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा एक बुक होता है कि उसमें अलग अलग कंपनी का, जैसे पावर ट्रक हुआ इसके सेटिंग के बारे में अलग, आइसर का अलग, ठीक है, महिंद्रा का अलग, स्वराज का अलग, तो आपको कंपनी से मिलेगा और उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, ठीक है, कि वो कैसे मंगवाना है आपको। अगर देखिए ऑर्डर करके आता है, हमने कभी मंगवाया नहीं है बेसिकली, ठीक है, तो अगर ऑर्डर करके आता है तो आप मंगवा सकते हैं। उसमें आपका अलग अलग ट्रैक्टर का स्पेशल रहेगा, ठीक है। जैसे महिंद्रा का है तो महिंद्रा का ही उसमें पूरा सेटिंग रहेगा, आइसर का रहेगा तो आइसर का रहेगा, पावर ट्रक का रहेगा तो पावर ट्रक का रहेगा। लेकिन आपको ITI ट्रैक्टर ट्रेड जो आता है वो बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, चाहे आप जो भी लैंग्वेज में ले मिल जाएगा, उपलब्ध है, ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब भी क्लियर है। अब अगला सवाल है किनका, जितेंद्र राजपूत जी, और इन्होंने पूछा है, कमेंट का जवाब देने के लिए धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो सर। आप यह बताएं ट्रैक्टर का डीजल पंप एडवांस होने पर क्या क्या दिक्कत आती है ट्रैक्टर में। उदाहरण के तौर पर टाइमिंग मार्ग से 1 या 2 mm पहले ही फायरिंग हो जाए तो क्या दिक्कत आती है। देखिए सर, टाइमिंग कंपनी इसीलिए बनाता है कि टाइम पे उसका फ्यूल का इंजेक्शन हो, ठीक है। और टाइम से अगर पहले होगा तो भी प्रॉब्लम है और बाद में भी होगा तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन आपने पूछा है कि टाइम से पहले अगर फ्यूल का इंजेक्शन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। टाइम से पहले भी होने में प्रॉब्लम है और टाइम के बाद भी। अगर टाइम से पहले होता है तो आपका डीजल पंप फ्यूल टाइमिंग एडवांस है, ठीक है। और अगर टाइम के बाद में फ्यूल इंजेक्शन होता है, ठीक है, डीजल का, तो वो रिटायर है, ठीक है। तो दोनों में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है, एडवांस में भी और रिटायर में भी। तो नहीं एडवांस रखना है और नहीं रिटायर रखना, और यही तो फील्ड सेटिंग होता है, ठीक है। इसी को तो हम लोग कहते हैं फील्ड टाइमिंग और इसी को फील्ड सेटिंग। तो आपने पूछा है कि एडवांस हो जाएगा, आपको कहने का मतलब है कि अगर पहले ही डीजल यानी कि पंप एडवांस होने पर क्या क्या दिक्कत आती है ट्रैक्टर में। तो देखिए, पंप अगर एडवांस हो जाएगा तो सबसे पहले तो दिक्कत आएगा कि आपका ट्रैक्टर ओवरहीट होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। आप अगर लोड में चलाएंगे तो भी गर्म होगा, ऐसे भी आइडल में भी खड़ा करके भी स्टार्ट कर देंगे तो गर्म होगा, क्योंकि ऑयल का स्प्रे, ऑयल इंजेक्शन उसमें पहले ही हो जा रहा है। फ्यूल का इंजेक्शन पहले ही, टाइम से पहले ही हो जा रहा है, इसके लिए उसमें आग इंजन के अंदर में पहले ही लग जा रहा है, तो ज़्यादा समय तक उसमें गैस हीटिंग
के संपर्क में रह रहा है, इसलिए आपका सबसे पहले तो इंजन ओवरहीट होगा। दूसरा, आपका डीजल खपत भी बढ़ सकता है, डीजल भी ज़्यादा खा सकता है, ये भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है अगर पंप डीजल पंप एडवांस रहेगा तो, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, आपका धुआं का कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, नीला, काला, ब्लैक, इस तरह से धुआं भी आपको दिखाई देगा सिलेंसर से, ठीक है। चौथा है प्रॉब्लम कि इंजन का साउंड कड़क होगा, यानी कि इंजन का साउंड में कड़कड़ाहट ज़्यादा आएगा। अगर फ्यूल टाइमिंग यानी कि फ्यूल डीजल पंप एडवांस रहेगा तो इंजन का आवाज़ में टन 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 कड़कड़ाहट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये सब सारा प्रॉब्लम आता है फ्यूल पंप एडवांस होने के बाद, ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब भी क्लियर है। अब अगला सवाल किनका है, बालजीत यादव, और इन्होंने लिखा सेम यही मेरे पास सर राउंड लेकर चालू होता है, सेम यही मेरे पास सर राउंड लेकर चालू होता है, हमेशा राउंड लेता है, लेकिन सर डीजल पंप बोल्ट खोलने पर भी राउंड लेता है, बैटरी ओके है, सेल्फ ओके है, आरपीएम बढ़ाने से हो जाएगा। तो देखिए कमेंट के हिसाब से और जो सवाल आपने किया है उसके हिसाब से समझ में यही आ रहा है कि आपका डीजल पंप डाउन हो गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है। तो आप डीजल बढ़ा दीजिए या आरपीएम बढ़ा दीजिए, ठीक है, कुछ भी बढ़ा दीजिए, क्षणिक के लिए आपको लगेगा, हो सकता है क्षणिक लाभ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है। डीजल बढ़ा देना, आरपीएम बढ़ा देना, हमारे पास भी किसान भाई आते हैं तो डीजल बढ़ाने के लिए या आरपीएम बढ़ाने के लिए, तो कब हम लोग बढ़ाते हैं जानते हैं, जब किसान भाई किसी काम में फंसे हुए हैं। अब कोई ऐसा काम है जिसमें हमें एक हफ्ता तक, एक सप्ताह, 10 दिन तक छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो उस समय क्या करना है कि डीजल फ्यूल बढ़ा देना है और उसके बाद आपको आरपीएम भी, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और काम को निकाल लेना, और काम होने के बाद आपको डीजल का पंप का काम कराना होगा, डीजल पंप का जॉब कराना ही होगा। इसका सोल्यूशन यही है, डीजल बढ़ा देना और ये स्पीड बढ़ा देना ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आपका पंप डाउन है तो जब तक चलता है जब तक चलाइए। आपने तो आरपीएम पूछा है कि बढ़ाने से हो जाएगा, आरपीएम देखिए बढ़ा के अगर हो जाता है तो, या अगर होता है तो ठीक है चलाइए, लेकिन आपका पंप जॉब कराना ही होगा, ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब भी क्लियर है। तो अगला सवाल है शुभम सिंह, और ये लिखे हैं कि एयर फिल्टर जाम होने पर फिल्टर बदल देना चाहिए या क्लीन कर लगा देना चाहिए, ठीक है, कर देना चाहिए या क्लीन करके लगा दे इसे, ट्रैक्टर लोड में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहले जान लीजिए आपके ट्रैक्टर में 3 टाइप का एयर क्लीनर आता है, पहला ऑयल बाथ टाइप का और दूसरा ड्राई एयर फिल्टर, और तीसरा जो आता है ड्राई और ऑयल बाथ दोनों सेम में आता है। जैसे बहुत सारा ट्रैक्टर है, महिंद्रा है, मेसी है, उसमें ड्राई एयर फिल्टर भी और ऑयल बाथ टाइप का भी फिल्टर दोनों लगा रहता है, ठीक है। तो जब भी आपका ट्रैक्टर ये तीनों में से चाहे जो भी आपका एयर क्लीनर हो या जो भी एयर फिल्टर हो, ठीक है, चाहे ड्राई हो चाहे ऑयल बाथ टाइप हो या दोनों हो, ठीक है ना, तो ये तीनों टाइप में से जो भी आपका सिस्टम हो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो ध्यान देना है कि जब भी ट्रैक्टर आपका ज़्यादा डस्टिंग एरिया में चलता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे ज़्यादा डस्टिंग होता है, जैसे थ्रेशरिंग हो गया, कुट्टी का कटाई हुआ, तो आपको 40 से 50 घंटा में उसका सर्विस करना होता है। अगर एयर फिल्टर है तो केवल सफाई कर दीजिए, ज़्यादा जाम है तो चेंज कर दीजिए, वो कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर ऑयल बाथ टाइप का है तो उसमें आप क्या कीजिए, ऑयल को चेंज कर दीजिए और उसको अच्छे से सफाई करके लगा दीजिए, ठीक है। तो चाहे तीनों टाइप में कोई भी एयर क्लीनर हो, आपको अगर ज़्यादा डस्टिंग में ट्रैक्टर चलता है तो 40 से 50 घंटा में उसका सर्विस देना ही देना है, ठीक है। और आपने लिखा है कि बदल देना चाहिए या सफाई कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखिए आप ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि ज़्यादा जाम है तो बदल दीजिए और नहीं कम है तो आप सफाई करके भी चला सकते हैं। आपका सवाल का जवाब क्लियर है। अगला सवाल विशाल जगडाले जी ने किया है और इन्होंने लिखा ट्रैक्टर गर्म होने के क्या क्या रीजन होते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए ट्रैक्टर गर्म होने के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अनेकों कारण होता है जिसके कारण से ट्रैक्टर हीट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ट्रैक्टर में इंजन 2 टाइप का आता है, एक वाटर कूल्ड और दूसरा एयर कूल्ड। तो वाटर कूल्ड में कूलिंग सिस्टम का कुछ अलग व्यवस्था है और एयर कूल्ड में कुछ अलग व्यवस्था है। वाटर कूल्ड में पानी और हवा दोनों का सहायता लेने होता है कूलिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, और एयर कूल्ड में केवल हवा से काम हो जाता है और वाटर कूल्ड में ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम भी आता है एयर कूल्ड के अनुकूल, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को वाटर कूल्ड के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि वाटर कूल्ड में ही ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम का समस्या आते रहता है बार बार हर तरह का, ठीक है। और वाटर कूल्ड का कुछ जो सिम्टम्स है, कुछ जो रीजन है हीटिंग होने का, वो आपको एयर कूल्ड से भी मैच कर जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट को गिनाएंगे और आप एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो रेडिएटर का जाम हो जाना। अगर आपका रेडिएटर जाम होगा तो इंजन के अंदर में अच्छे से पानी का सर्कुलेशन नहीं होगा जिसके कारण भी आपका इंजन हीट होगा। अगला पॉइंट है रेडिएटर में कूलेंट पानी का लेवल कम होना। अगर आप रेडिएटर के अंदर में कूलेंट पानी का मेंटेन टाइम पे नहीं करते हैं, कम है, तो जितना इंजन को मिलना चाहिए कूलेंट पानी उतना नहीं मिलेगा तो भी हीट होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है
फैन का टूटा हुआ होना, रेडिएटर फैन, अगर आपका रेडिएटर फैन भी टूट जाता है तो क्या होता है, हवा लीकेज होने लगता है। हवा जब लीकेज होता है तो आपका रेडिएटर का पानी अच्छे से ठंडा नहीं हो पाएगा, तो इंजन से गर्म पानी रेडिएटर में आएगा और रेडिएटर से होते हुए गर्म पानी फिर से इंजन में ही चला जाएगा, तो आपका इंजन ओवर हीटिंग होगा। और एक गलती और करते हैं किसान भाई कि जब भी उसका फैन टूट जाता है रेडिएटर फैन, तो क्या करते हैं, लोकल मार्केट से ले लेते हैं, जो कि वो छोटा होता है, रेडिएटर छज्जा से छोटा होता है, जिससे होता है क्या कि एयर लीकेज करता है, यानी कि जितना मात्रा में हवा का खिंचाव होना चाहिए उतना प्रेशर से नहीं खिंचाव होता है, जिससे आपका रेडिएटर का पानी ठंडा नहीं हो पाता है और इंजन से गर्म पानी आके रेडिएटर से होते हुए गर्म पानी फिर से इंजन में ही चला जाता है, जिसके कारण से भी आपका इंजन ओवर हीटिंग होगा। तो जब भी मार्केट से अगर फैन खरीदें तो जेन्युइन एथोराइज सर्विस सेंटर से ही फैन ओरिजिनल खरीदें। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है फैन वेल्ट का लूज होना। अगर फैन वेल्ट भी लूज रहेगा तो अच्छे से वाटर पंप का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो जितना पानी चाहिए उतना इंजन में नहीं मिल पाएगा, जिससे कि पानी का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होने पर भी आपका ट्रैक्टर का इंजन ओवरहीट होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पंप का खराब होना। अगर आपका वाटर पंप भी खराब हो जाता है तो अच्छे से वो पानी का इंजन के अंदर में कूलेंट और पानी का सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, जितना मात्रा में पानी और कूलेंट इंजन के अंदर में जाना चाहिए तो उतना पानी नहीं जा पाएगा, यानी कि इंजन के अंदर में पूरी तरह से जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में पानी और कूलेंट का सर्कुलेशन भी नहीं हो पाएगा, तो भी आपका इंजन ओवर हीटिंग होगा। तो वाटर पंप भी खराब रहेगा तो आपका इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है डीजल पंप का एडवांस होना। डीजल पंप भी एडवांस होगा तो आपका ट्रैक्टर का इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है टैपेट सेटिंग गड़बड़ होना। टैपेट सेटिंग भी गड़बड़ रहेगा तो भी आपका इंजन ओवर हीटिंग होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हेड गैस्किट का लीक होना। तो हेड गैस्किट भी लीक होता है तो होता है क्या है कि वाटर गैलरी यानी का पानी का जो रास्ता रहता है उस रास्ते से गैस लीकेज करके और वो रेडिएटर में आता है, रेडिएटर का सारा कूलेंट पानी को बाहर फेंक देता है, जिससे कि रेडिएटर में कूलेंट और पानी का मात्रा कम हो जाता है तो इंजन ओवर हीटिंग होने लगता है। तो हेड गैस्किट का लीक होना भी आपका इंजन को ओवर हीट कर सकता है। अगला थर्मोस्टेट वाल्व का खराब होना। थर्मोस्टेट वाल्व ऊपर में लगा रहता है थर्मोस लाइन में, और थर्मोस्टेट वाल्व कभी कभी खराब हो जाता है तो 80-100 में भी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो आपका इंजन का जो पानी है हीट पानी गर्म पानी वो इंजन में ही रह जाता है, जिसके कारण से भी आपका इंजन ओवरहीट होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इंजन किसी कारण बस भी ओवरलोड में चलना। जैसे होता है क्या कि कभी कभी छोटा एचपी रेंज का ट्रैक्टर है उसमें बड़ा इंप्लीमेंट लगा दिए तो भी ओवरलोड में चलता है, या आपका ब्रेक जाम पकड़ के चल रहा है तो भी ओवरलोड होता है। तो ओवरलोड में किसी कारण से भी अगर आपका ट्रैक्टर चलता है तो भी आपका इंजन ओवरहीट होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है एयर फिल्टर जाम होना। अगर एयर फिल्टर भी जाम रहेगा तो भी आपका ट्रैक्टर ओवरहीट हो सकता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंसर या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का पोर्ट जाम होना, यानी साइलेंसर का गैलरी जाम होना या मैनिफोल्ड का गैलरी जाम होने से क्या होता है कि अंदर का जो गैस है कंप्रेसर का हीटिंग गैस गर्म गैस वो जल्दी से जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है, जो जिसके कारण इंजन के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने से इंजन भी हीटिंग हो जाता है। तो इसके कारण भी अगर साइलेंसर जाम है या मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट का जाम है तो भी आपका इंजन ओवर हीटिंग होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्विस लेट से होना। अगर आप सर्विस लेट से करेंगे तो भी आपका इंजन ओवर हीट होगा, क्योंकि ऑयल का काम होता है इंजन को ठंडा करना, लुब्रिकेशन करना और बासिंग करना। तो काज करते करते होता क्या है कि ऑयल का काज करने का क्षमता कम हो जाता है, जिसके कारण से वो पूरी तरह से ठंडापन नहीं कर पाता है इंजन को। तो आप लेट सर्विस करेंगे तो भी आपका इंजन हीट होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है इंजन सम्प में ऑयल लेवल कम होना। अगर इंजन में आपका ऑयल लेवल जितना चाहिए उससे कम रहेगा तो भी आपका इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि रेगुलरली ट्रैक्टर को चलाते रहना, यानी 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा तक आप ट्रैक्टर को चलाते रहते हैं बिना स्टॉप दिए बिना रेस्ट दिए, तो उसमें भी आपका ट्रैक्टर ओवरहीट हो सकता है। और इन सारे पॉइंटों के बावजूद भी बहुत सारे हमें को ऐसे रीजन हो सकता है जिसके कारण से भी ट्रैक्टर ओवरहीट होता है। और बहुत सारे किसान करते क्या हैं कि जब ट्रैक्टर ओवर हीटिंग होता है तो उसको क्या करते हैं कि उसका ब्लॉक इंजन के ऊपर हाथ पे छूकर हाथ से टच करके और उसका इंजन का टेम्परेचर को चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है। जब भी आपको शक होता है तो इसका ट्रैक्टर में टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। ठीक है, हर कंपनी का ट्रैक्टर में टेम्परेचर मीटर देता है कंपनी। टेम्परेचर मीटर क्यों देता है? टेम्परेचर मीटर को जाकर चेक करें, हाथ से चेक करने से आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर मीटर खराब है या काम नहीं करता है तो उसे बनवा लें या तो नया चेंज ही कर दें, क्योंकि टेम्परेचर मीटर का होना ट्रैक्टर में बहुत आवश्यक होता है। थोड़ा सा मिस होगा तो आपका पूरा इंजन खत्म हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर मीटर में 2 जोन भी बना हुआ रहता है। ठीक है, एक ग्रीन जोन और दूसरा रेड जोन। तो जब तक ट्रैक्टर ग्रीन जोन में चल रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाते रहना है। लेकिन जैसे ही रेड जोन में जाता है तो यहाँ पर किसान क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि हड़बड़ में डर के ट्रैक्टर को जल्दी से बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कभी भी इंजन ओवर हीटिंग हो
तो ओवर हीटिंग के पोजीशन में कभी भी ट्रैक्टर को बंद नहीं करना है, अस्थायी रूप से उसको पूरा इंजन को स्थिर पोजीशन में नहीं लाना है, इंजन को चलते रहना देना चाहिए कुछ देर तक, ठीक है। और बहुत सारे किसान न जानकारी के अभाव में करते क्या है कि जैसे ही देखा अचानक से कि टेम्परेचर मीटर का कांटा रेड जोन में चला गया है तो जल्दी से उसको इंजन को बंद कर देंगे। तो इस तरह से कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। जब आप इंजन को बंद कर देंगे तो होगा क्या कि टेम्परेचर मीटर का कांटा रेड जोन में था, रेड जोन में जाने का मतलब क्या होता है, आपका इंजन ओवरहीट हो चुका है, यानी कि इंजन का हर पार्ट आपका ओवरहीट है। और उस समय आपने ट्रैक्टर को बंद कर दिया तो उसका सारा पार्ट्स काम करना बंद कर दिया और स्थिर पोजीशन में आ गया। तो उस समय होता क्या है कि एक पार्ट्स एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ा हुआ है ट्रैक्टर में, ठीक है। तो होता क्या है कि एक पार्ट्स एक दूसरे पार्ट से चिपकने का डर रहता है, ठीक है, और चिपक भी जाता है जिससे कि इंजन सीज हो जाता है और इसी को इंजन सीज भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो कि अचानक से ध्यान दिए कि टेम्परेचर मीटर हाई है, रेड जोन में चला गया है, तो ट्रैक्टर को बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है कि जिस लोड में आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं उस लोड को सबसे पहले हटा देना है। जैसे में आपने थ्रेशरिंग कर रहे हैं या तो आप खेत में जुताई कर रहे हैं या कोई भी एनीबॉडी कोई भी इंप्लीमेंट में आप ट्रैक्टर को लोड में चला रहे थे और अचानक से ध्यान गया कि इसका टेम्परेचर मीटर रेड जोन में चला गया है, तो क्या करना है, सबसे पहले ट्रैक्टर के लोड को, जिस लोड में आप चला रहे थे उस लोड को हटा देना है, ठीक है, और ट्रैक्टर को खड़ा कर देना है और ट्रैक्टर के आरपीएम को स्लो कर देना है, यानी कि आइडल आरपीएम में कर देना। और आइडल आरपीएम करने के बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर को चलाते रहना है और जब तक चलाते रहना है कि जब रेड जोन से टेम्परेचर मीटर का कांटा ग्रीन जोन में नहीं आ जाता है, जब तक, ठीक है। कब तक चलाना है कि तब तक रेड जोन से टेम्परेचर मीटर का कांटा ग्रीन जोन में नहीं आ जाता, और जब ग्रीन जोन में आ जाता है तो ट्रैक्टर को बंद करें और उसके बाद बंद करने के बाद फिर से कोई नज़दीकी वर्कशॉप से अच्छे मैकेनिक को बुलाकर और चेक कराना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या था भाई जिसके कारण से ये ट्रैक्टर ओवरहीट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ही फिर मैकेनिक के सजेशन के बाद फिर से ट्रैक्टर को चलाना शुरू करें, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान बहुत सारे किसानों को इसका जानकारी नहीं रहने के कारण, कुछ किसान को तो इसका जानकारी और नॉलेज है लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको जानकारी के अभाव में क्या होता है, अचानक से टेम्परेचर मीटर हाई हो गया और उसके बाद ट्रैक्टर चल ही रहा है तो इंजन भी सीज हो जाता है। तो ठीक है, आपका सवाल का जवाब भी क्लियर है। अगला सवाल किनका है? अगला सवाल है लखन सिंह का और इन्होंने पूछा सर हाइड्रोलिक में कितने नंबर आयल डलता है और कितना आयल आता है यूरो 45 प्लस 2019 मॉडल में। तो सबसे पहले देखिए लखन जी कि पावर ट्रक यूरो 45 प्लस है यानी 47 HP की रेंज में आपका ट्रैक्टर है और 2019 मॉडल है तो आईवी ब्रेक में है, ठीक है ना, 2019 मॉडल में है तो आयल ब्रेक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इधर उधर से आयल नहीं डालना है, जब भी डालना है तो उसमें आयल कौन सा डलेगा, UTTO, उसका ग्रेड नहीं आता है, बस उसका एक चीज जानिए UTTO, यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो आपको कंपनी सजेस्ट करता है, कंपनी के सजेशन के अनुकूल ही आपको UTTO गियर ऑयल को डालना है। और आगे आपने लिखा है कि इसका ऑयल कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए कि पावर ट्रक में 425, 434, 439, हीरो 42, हीरो 45, हीरो 50, 44, 55 तक जो भी सिंगल एक्सल में मॉडल का ट्रैक्टर आता है उसमें कंपनी के अनुकूल 37 लीटर 37 लीटर ऑयल कैपेसिटी है, ठीक है। 37 लीटर आप डाल सकते हैं, 40 भी डालेंगे तो कोई समस्या नहीं है, 40 तक भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है किनका, विथाल कलारिया जी ने, और ये लिखे है कि एक ही ट्रैक्टर के टेपिट सेटिंग में मिस्त्री अलग अलग फिलर गेज सेटिंग करते हैं, ऐसा क्यों? तो सही टेपिट सेटिंग का गेज क्या है? एक कोई मिस्त्री 10 और 15, दूसरा 25, 30 और कोई 30, 40 रखना कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सही नाप क्या है, सही नाप बताने के लिए विनंती। तो देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आपने ये कमेंट तो किया है लेकिन आपने इसमें ये नहीं लिखा है कौन सा ट्रैक्टर के बारे में आपने पूछा है, क्योंकि हर ट्रैक्टर का जो टेपिट सेटिंग होता है उसका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन हम समझ रहे हैं आपका सवाल, हमने एक वीडियो डाला था पावर ट्रक ट्रैक्टर का टेपिट सेटिंग के बारे में, उसी पे आपने ये कमेंट भी किया था और उस पर अभी भी ये कमेंट आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे समझ से आपने पावर ट्रक ट्रैक्टर के बारे में ही ये सवाल किया है, लेकिन आपने लिखा तो नहीं है। तो चलिए हम पावर ट्रक ट्रैक्टर के बारे में ही आपको बता देते हैं। तो आपने लिखा है कि एक ही ट्रैक्टर में कई मिस्त्री कई तरह का टेपिट सेटिंग करते हैं, कोई 10, कोई 15, कोई 25, कोई 30, कोई 40 रखना कहते हैं। तो पता नहीं चलता है भैया कि कौन सा सेटिंग सही है। तो देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए
कि सेटिंग एक होता है, सेटिंग कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। सेटिंग सबके लिए एक है, चाहे हम मैकेनिक हो, चाहे आप भी मैकेनिक होगे, या कोई दूसरा भी मैकेनिक है, या तीसरा मैकेनिक, चौथा मैकेनिक, कोई भी ऑल ओवर मैकेनिक है, उसके लिए सेटिंग एक ही होना चाहिए। तरीका अलग हो सकता है, तरीका अलग होगा तो चलेगा। जैसे टैपिड सेटिंग का तरीका कई तरीका है, कोई फायरिंग ऑर्डर से सेटिंग करते हैं तो चलेगा, ठीक है। कोई डांसिंग पोजीशन में लाकर सेट करता है तो भी चलेगा। कोई पंप का ठोकर देख के एक एक सिलेंडर का अलग अलग करता है, इनलेट एग्जॉस्ट का, ठीक है, तो वो भी चलेगा। उसके बाद कोई एक चिड़िया को नीचे और एक चिड़िया को ऊपर करके, यानी एक वाल्व ओपन करके और एक वाल्व क्लोज करके एक सिलेंडर का इस तरह से बार बार इंजन को भी घुमा के करते हैं। तो अपना अपना तरीका है, जिस तरह से जिनको अच्छा लगता है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका अलग हो सकता है टैपिड सेटिंग का, लेकिन सेटिंग अलग नहीं हो सकता। अगर आपको सेटिंग अलग कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, और जब तक सही सेटिंग नहीं कर पाएंगे तब तक आपका ट्रैक्टर का इंजन भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर सही टैपिड सेटिंग नहीं होगा तो बोलिए क्या होगा? धुआं कंजक्शन बढ़ेगा, धुआं का कलर में चेंजिंग आएगा, डीजल खपत बढ़ेगा, इंजन ओवरहीट होगा, ठीक है, इंजन दबेगा, किसी लोड में भी चलाएंगे तो इंजन दबने लगेगा, उसका टान कम होगा, दम तोड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारा समस्या आता है अगर टैपिड सेटिंग सही नहीं होने के कारण, ठीक है। अगर टैपिड सेटिंग अगर सही नहीं देंगे तो चाहे कोई भी मैकेनिक हो, सेटिंग सबके लिए एक बना है। तो मैं जो बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको पावर ट्रक ट्रैक्टर के बारे में बता रहा हूँ, और पावर ट्रक में जो कंपनी के अनुकूल जो सेटिंग आता है वही सेटिंग हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना मर्जी से सेटिंग नहीं चलता है। दाल भात सब्जी नहीं खाना है कि जिसको मर्जी हुआ रोटी खाया, किसी को दाल खाया, भात खाया, चोखा खाया, अचार खाया, ऐसा नहीं चलता है। सेटिंग एक चलता है चाहे जो भी मैकेनिक हो, ठीक है। तो पावर ट्रक ट्रैक्टर में देख लीजिए, सबसे पहले तो 434, 439, यूरो 42, यूरो 45, यूरो 50, 44, 55 तक जो भी मॉडल आता है उसका टैपिड क्लियरेंस यानी कि टैपिड सेटिंग सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। इनलेट के लिए 0.30 मिलीमीटर और एग्जॉस्ट के लिए 0.40 मिलीमीटर ही रखना है, ठीक है। चाहे आपका 434 हो, 439 हो, यूरो 42 हो, यूरो 45 हो, यूरो 50 हो, 44, 55 तक के जो ट्रैक्टर आता है उसका सारा सेम है टैपिड क्लियरेंस। इनलेट का 0.30 mm और एग्जॉस्ट का 0.40 mm। तो सेटिंग परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है इंजन के परफॉर्मेंस के लिए। और आप गड़बड़ सेटिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंजन चलेगा, नहीं, इंजन चल रहा है लेकिन अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया है। अब अगला सवाल है किनका? प्रदीप कुमार, और ये लिखे हैं, बड़े भैया तो शाफ्ट में स्प्रिंग बॉल्व न लगाने पर क्या कोई दिक्कत होगी? तो एक चीज़ जान लीजिए, पीटीओ शाफ्ट है उसमें बॉल और स्प्रिंग क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि गियर एक जगह पे, स्प्रिंग और बॉल उसको गियर को एक जगह पे शिफ्ट करके रखे, यानी पकड़ के रखे। सीधी सी बात में जान लीजिए कि जब भी हम गियर को शिफ्ट करते हैं तो क्या करता है, स्प्रिंग और बॉल उसको गियर में ही शिफ्ट कर रहने देता है, इधर उधर भागने नहीं देता है। तो गियर और बॉल का काम है कि गियर को एक जगह में पकड़ के रखना, सीधा सा बात, ठीक है। और स्प्रिंग और बॉल नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका गियर अपना मर्जी से काम करेगा। कभी चलते चलते ट्रैक्टर अपने आप गियर भी लग जाएगा, या आप गियर लगा दिए पीटीओ गियर तो गियर न्यूट्रल भी हो जाएगा, ठीक है। तो बॉल स्प्रिंग लगाना जरूरी है, और बॉल और स्प्रिंग का काम है कि गियर को एक जगह में पकड़ के रखना, सीधा बात, ठीक है। तो आपका कॉमेंट का जवाब भी क्लियर है। अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। पवनो लिहान जी, ठीक है, और ये कमेंट किए हैं, आइसर 333 फास्ट रेस देने में लिफ्ट उठाता है सर, क्या प्रॉब्लम है? आइसर 333 में फास्ट रेस यानी इंजन का फास्ट रेस देते हैं तब उठाता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो आप उसका गियर ऑयल लेवल को चेक कर लीजिए, ठीक है, कि गियर ऑयल उसमें कितना है, कैपेसिटी जितना चाहिए उतना लेवल बताता है या कम बताता है, ठीक है। अगर लेवल है पूरा तो ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है कि गियर ऑयल का क्वालिटी कैसा है, ज़्यादा मोटा या गढ़ा तो नहीं। अगर ज़्यादा मोटा या गढ़ापन रहेगा तो पूरे अच्छे से सक्शन नहीं हो पाएगा, सिस्टम में जितना ऑयल मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, तो भी ऑयल धीरे धीरे जाएगा, तो क्या होगा, आपको रेस देना ही होगा। तीसरा पॉइंट है स्टेनर फिल्टर, जो नीचे में स्टेनर फिल्टर लगा होता है आइसर में, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर वो साफ करने लायक है, किस कंडीशन में है, सफाई कर दीजिए, और नहीं तो पूरी तरह से जाम है, चौक है, तो उसको चेंज भी कर दीजिए, वो अपने कंडीशन के हिसाब से कर लीजिएगा। ये तीनों पॉइंट को आपको चेक करना है, उसके बाद आपका बिल्कुल फास्ट हाइड्रोलिक काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये 10वां कमेंट था आप लोगों का, और ये लास्ट कमेंट था, ठीक है।
तो बस यही कमेंट मेरे पास 10 कमेंट पड़ा हुआ था, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसका वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसका जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं, और जो ये कमेंट किए थे उनके पास भी हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। तो पहुंचेगा तो आप ये वीडियो के बाद जो भी आपको अगर सवाल रह गया है या पूरी तरह से कंप्लीट आपको कन्फर्मेशन नहीं मिला है, अच्छे से जानकारी नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुआ है, तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिएगा, फिर से हम प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई देने का, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा और आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना है, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।